हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट की वीडियो में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स उसके तीनों फॉर्म के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसेक्राइड और उसके तीनों फॉर्म के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड की विशेषताएं देख लेते हैं। तो डाइसेक्राइड जो होता है ये मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से मिलकर के डाइसेक्राइड का एक अणु जो होता है बना होता है। यानी मोनोसेक्राइड के जब कोई भी दो अणु आपस में मिलेंगे तो डाइसेक्राइड का एक अणु मिलकर के बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अणु माल्टोज बराबर दो अणु ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के दो अणु के कॉम्बिनेशन से माल्टोज का एक अणु बनता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है, डाइसेक्राइड का सूत्र होता है C12H22O11, यानी कार्बन जो होता है यहाँ 12 की संख्या में होगा, हाइड्रोजन 22 की संख्या में होगा और ऑक्सीजन 11 की संख्या में होगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है। हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप ये मोनोसेक्राइड के दो अणुओं में टूट जाते हैं, यानी जब इसका जलीय अपघटन होता है, ठीक है ना, या जब शरीर में इसका पाचन होता है, तो डाइसेक्राइड जो होता है मोनोसेक्राइड के दो अणुओं के फॉर्म में टूट करके ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसको जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, जब मोनोसेक्राइड के दो फॉर्म्स में टूटेगा तभी ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगा। यह जल में घुलनशील होते हैं। इसके जो तीनों फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके रवे बनाए जा सकते हैं, यानी इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, इसके क्रिस्टल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। यह अधिक मीठे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ज़्यादा मीठे होते हैं। ठीक है ना, ये जो होते हैं मोनोसेक्राइड से थोड़े अधिक मीठे होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सबसे पहले सुक्रोज जो होता है इसको चुकंदर या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। इसको चुकंदर या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है ना, और एक अणु सुक्रोज से हमको एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज मिलता है, या हम कह सकते हैं कि एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज का एक अणु बनाता है। ठीक है, और ये किससे हमको मिलता है? गन्ने से और चुकंदर से मिलते हैं, इसीलिए इसको चुकंदर या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। नॉर्मली फॉर्म में जो चीनी यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो जो होता है सुक्रोज का ही फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद से पाचन एंजाइमों या जलीय अपघटन द्वारा, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस द्वारा यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल कर शरीर में अवशोषित होता है, या शरीर में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब शरीर में इसका पाचन होता है, ठीक है, पाचन के फलस्वरूप जब इसका जलीय अपघटन बॉडी में होता है, इसको तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के बाद यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बॉडी में टूटता है, और यह फिर फ्रक्टोज भी वापस ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से माल्टोज देख लेते हैं। माल्टोज जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? दो ग्लूकोज के अणुओं के मिलने से माल्टोज का एक अणु बनता है। तो दो ग्लूकोज के अणु मिलकर के माल्टोज के एक अणु की रचना करते हैं। ठीक है, पाचन के बाद माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं में विभक्त हो जाता है, यानी कि जब हम माल्टोज लेते हैं, ठीक है, माल्टोज जो होता है इसको अनाजों की शर्करा कहते हैं। ये अनाजों में पाया जाता है। ठीक है ना, जितने अंकुरित अनाज होते हैं, ठीक है ना, जितने अंकुरित अनाज होते हैं उन सब में माल्टोज पाया जाता है। ठीक है, जो अनाज होते हैं बेसिकली, जैसा कि हम आप लोग को बता रहे थे कि माल्टोज जो होता है उसको अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं उन सब में स्टार्च होता है, और ये जो स्टार्च होता है जब हम उसको भिगो देते हैं पानी में, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ठीक है ना, इसीलिए जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं जितने भी जो माल्टोज होता है उसको अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पाचन के बाद माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के दो अणुओं में विभक्त हो जाता है, यानी बॉडी में जब भी हम माल्टोज लेते हैं,
ठीक है ना, या माल्टोज किसी भी फॉर्म में अगर हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमेशा उसका पाचन होने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज के 2 अणुओं में परिवर्तित होकर के ही हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। इसे माल्ट शर्करा, माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, माल्टोज को अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं। ठीक है ना, माल्टोज क्या होती है, अंकुरित अनाजों की शर्करा होती है, इसको अंकुरित अनाजों की शर्करा भी कहते हैं। यह कार्न सिरप और कार्न शुगर में भी पाई जाती है। किन किन में पाई जाती है, कार्न सिरप में पाई जाती है और कार्न शुगर में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद से आ जाता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज जो होता, जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज जो होता है एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है। यह शर्करा दूध में पाई जाती है। ठीक है ना, यह शर्करा सिर्फ दूध, जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके दूध में पाई जाती है। इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के दूध में यह शर्करा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है ना, ह्यूमन मिल्क में बेसिक जो होता है ये शर्करा जो होता है ह्यूमन मिल्क में ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ज़्यादा पाया जाता है। पाचन के बाद यह शर्करा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, पाचन के बाद ये शर्करा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित और ये गैलेक्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ही बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। यह शर्करा अपेक्षाकृत कम मीठी होती है, इसकी मिठास जो होती है बाकी शर्कराओं की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग पढ़ लेंगे, ये हम लोग का जो डाइसेक्राइड है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद से अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स देख लीजिए, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे जटिलतम रूप होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, सबसे जटिलतम रूप होता है। यहाँ 3 या 3 से अधिक मोनोसेक्राइड की इकाइयों के मिलने से बनता है। ये जो होता है अभी तक तो हमने पढ़ा था एक था मोनोसेक्राइड में एक ही अणु प्राप्त होता है। ठीक है, वो भी ग्लूकोज का होता है पाचन के बाद। डाइसेक्राइड में हमने देखा था कि मोनोसेक्राइड्स के 2 अणु मिलते हैं। पॉलीसेक्राइड में 3 या 3 से अधिक मोनोसेक्राइड्स के अणु प्राप्त होते हैं इसी को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। पॉली यानी बहुत सारे। ठीक है, इसके बाद से देख लीजिए, पॉलीसेक्राइड में ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखला आपस में जुड़ी होती है, यानी इसमें कई सारे ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ करके पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण किए होते हैं। एक पॉलीसेक्राइड में 2000 या इससे अधिक ग्लूकोज अणु संयुक्त होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉलीसेक्राइड के निर्माण में 2000 से भी ज़्यादा ग्लूकोज आपस में कंबाइन करके पॉलीसेक्राइड्स बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्च जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम रूप होता है। पॉलीसेक्राइड्स में भी कई सारे फॉर्म्स थे, हमने आपको बताया था। उसमें भी सबसे जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च होता है। यह स्वाद में फीके होते हैं। इसका स्टार्च का कोई पॉलीसेक्राइड्स का बेसिकली अगर हम कहें, पॉलीसेक्राइड्स का कोई बेसिक फ्लेवर नहीं होता है। ठीक है, ये पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, इसके क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, ये पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है ना, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं, यानी जल में आसानी से घुलते नहीं हैं। इनका अणुभार अधिक होता है। इनका अणुभार क्या होता है, वो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ये ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड्स के बहुत से अणुओं से मिलकर के आपस में बने होते हैं, इसलिए इनका अणुभार क्या होता है, अधिक होता है। इनका जो सूत्र होता है वो होता है C6H10O5 ठीक है ना, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5 पे होल N। ठीक है ना, N जो होता है ये अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद से ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम यानी कॉम्प्लेक्स रूप होता है। ये स्वादहीन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक फ्लेवर नहीं होता है। यह पाउडर के रूप में पाया जाता है, इसके रवे नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है ना, यह ऊर्जा देने का प्रमुख साधन होता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च जब टूटेगा तो बहुत से हमको ग्लूकोज के अणु प्राप्त होंगे, इसीलिए यह ऊर्जा देने का मुख्य साधन होता है।
ठीक है। इसके बाद से ठंडे पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है, यानी जल जो ठंडे पानी में अगर हम इसको डाल देते हैं तो ये जो होता है ये उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, मिलता नहीं है। लेकिन गर्म पानी में डालने पर स्टार्च के ऊपर जो सेलुलोज की जो परतें होती हैं वो टूट जाती है और स्टार्च के कण अलग अलग होकर के पानी में फूल करके क्या हो जाता है, जेली के रूप में फूल जाते हैं। इस प्रक्रिया को जेलिटिनाइजेशन कहते हैं, जेलीकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद से यह पेड़ पौधों के जड़ों, बीजों, फल, फूल, कंद आदि में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। ये जो होता है पेड़ों के जड़ों में भी पाए जाते हैं, जो जड़ों वाली सब्जियां होगी जैसे अरबी वगैरह हो गया, ठीक है ना। इसके बीज में जैसे गेहूं वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया, फल में, ठीक है ना, जितने भी अलग अलग तरह के फल हो जाते हैं, ठीक है, आलू बुखारा वगैरह टाइप्स के, ठीक है। फूलों में भी स्टार्च के रूप में ये उपस्थित होते हैं। ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। ये बेसिकली किससे प्राप्त होते हैं, स्टार्च हमको हमेशा किससे मिलता है, प्लांट बेस्ड ये होता है, ये हमें पौधों से ही प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। अलग अलग स्टार्च जो होता है, जो स्टार्च अलग अलग मतलब कि अलग अलग पदार्थों से हमें मिलते हैं, अलग अलग सब्जियों से मिलते हैं, अलग अलग फलों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के बीजों से मिलते हैं। उनकी संरचना भी एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कोई गोल होता है, कोई त्रिकोण होता है, कोई मतलब कि उसकी आणविक जो संरचना होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होती है। इसी संरचना मतलब कि इसी अंतर के कारण उनके स्वाद में भी अंतर होता है। ये पानी में भी अपेक्षाकृत कोई जल्दी घुलते हैं, कुछ कम घुलते हैं। इस तरह से इसकी घुलनशीलता की क्षमता भी एक दूसरे से अलग होती है। इसके बाद से सुगंध में भी एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ते हैं या समझ में आते हैं। ठीक है। इसके बाद से पौधों के बीज में स्टार्च जो होता है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जितने पौधे के बीज होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं, उन सब में स्टार्च स्टोर्ड रहता है। क्यों स्टोर्ड रहता है, क्योंकि उनको एक लंबा प्रोसेस जो होता है मिट्टी के अंदर दबना होता है एक ऐसे समय तक जब तक उनकी जड़ें और उनकी पत्तियां ना आ जाए, ठीक है, तब तक उनको मिट्टी के अंदर वैसे ही दबे रहना होता है। इसलिए उस लंबे ड्यूरेशन के लिए उन्हें जो भोजन चाहिए होता है वो स्टार्च के रूप में ही उनमें स्टोर्ड होकर के रहता है। ठीक है ना। और स्टार्च जो होता है बेसिकली देखिए, ये जो जितने फल होते हैं कच्चे अवस्था में उनमें स्टार्च पाया जाता है। पकने के बाद वो जो स्टार्च होता है वो डेक्स्ट्रीन या माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, डेक्स्ट्रीन या मोनोसेकेराइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मीठे हो जाते हैं। लेकिन जो जितने अनाज होते हैं उसमें यह प्रक्रिया उल्टी होती है। अनाज जो होते हैं स्टार्टिंग फेज में, कच्ची अवस्था में ये मीठे होते हैं क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रीन या मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे इकट्ठा होते वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में चल करके उनके अंदर की मिठास जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने पढ़ा डाइसेक्राइड्स के बारे में, डाइसेक्राइड्स के तीनों फॉर्म के बारे में, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा पॉलीसेक्राइड्स में हमने स्टार्च के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चों को ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। धन्यवाद।